स्टार्ट हो गया? सर स्टार्ट हो गई। हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है बेटा सबको? इसकी बैटरी लग रहा फिर जाता हूँ। देखो बेटा, पिछले टॉपिक पे हम लोग पढ़ते हैं विटामिन के बारे में। और इसमें हम लोगों ने पढ़ लिया था बात नहीं, इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जो विटामिन पानी में घुलनशील विटामिन है उसके बारे में पढ़ लिया था, यानी कि बी कॉम्प्लेक्स और नॉन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में कल पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम उन विटामिन के बारे में पढ़ेंगे जो फैट में सॉल्युबल होते हैं, यानी कि वसा में घुलनशील विटामिन। ठीक है, तो फैट सॉल्युबल विटामिन हम आज पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले विटामिन ए। विटामिन ए, इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, केमिकल नेम क्या होता है इसका? विटामिन ए का केमिकल नेम क्या होता है? विटामिन ए का केमिकल नेम क्या बेटा बताओ? रेटिनॉल। और स्रोत क्या होगा, कहाँ से मिलेगा? हाँ, विटामिन ए कहाँ से मिलता है? हरी पत्तेदार सब्जियां हो गई है, हल्के पीले फल। हल्के पीले फल पर कौन से हो जाएंगे? आम हो जाएगा, पपीता हो जाएगा। ठीक है, हाँ, आम, पपीता, पालक। ठीक है, और कहाँ से मिलेगा? वेजिटेबल ऑयल से मिल जाता है, वेजिटेबल ऑयल। वनस्पति तेल और फिश ऑयल से मिलता है, मछली के तेल से, फिश ऑयल। तो ये सारे स्रोत होते हैं इससे। विटामिन ए के स्रोत क्या क्या हो जाएंगे? हरी पत्तेदार सब्जियां हो जाएंगी, आम, पपीता, या जितने भी हल्के पीले रंग के फल होते हैं, हल्के पीले या हल्के नारंगी, जैसे गाजर वगैरह, चुकंदर वगैरह, इन सबसे मिलता है विटामिन। ठीक है, पालक, वनस्पति तेल और फिश ऑयल। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग क्या है? रतौंधी। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग, तो कमी से होने वाला रोग हो जाएगा बेटा रतौंधी। इसी को नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, और कभी कभी विटामिन ए की कमी से नर्वस डिसऑर्डर भी होता है। कभी कभी विटामिन ए की कमी से नर्वस डिसऑर्डर, नाड़ी विकार, ठीक, नर्व संबंधी विकार, तो नर्वस डिसऑर्डर भी होता है। नर्वस डिसऑर्डर। रतौंधी मतलब जैसे कभी कभी शाम का वक्त जब होना शुरू होता है, तो अगर किसी व्यक्ति को रतौंधी है तो उसे शाम के वक्त से दिखाई देना बंद हो जाता है। ठीक है, शाम के वक्त से उसे दिखाई देना बंद होगा, मतलब कि उसको अंधेरे में या शाम के समय धुंधला, बहुत धुंधला दिखेगा, तो उसे नाइट ब्लाइंडनेस है। तो विटामिन ए केमिकल नाम इसका क्या है बेटा? रेटिनॉल। स्रोत क्या हो गए? सारे हो गए। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग क्या है? रतौंधी, और साथ साथ में नर्वस डिसऑर्डर। ठीक, तो अगला विटामिन है हमारा विटामिन डी। विटामिन डी का केमिकल नेम क्या है? विटामिन डी का केमिकल नेम क्या है? कोलिक कैल्सिफेरॉल। कोलिक कैल्सिफेरॉल। कोलिक कैल्सिफेरॉल। ठीक,
ये विटामिन डी का केमिकल नेम कहाँ से मिलेगा? दूध, मक्खन, घी, ठीक है, और सूर्य के प्रकाश से, ठीक है, तो सूर्य के प्रकाश से मिलेगा। विटामिन डी की बात करते हैं, कहाँ से मिलेगा? दूध, मक्खन, घी, फिश ऑयल, वनस्पति तेल, और सूर्य का प्रकाश। ये स्रोत हो गए विटामिन डी के, ठीक है, तो विटामिन डी के स्रोत होगा। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग क्या होगा? विटामिन डी की कमी से एक रोग होता है बच्चों में रिकेट्स। रिकेट्स एक रोग होता है विटामिन डी की कमी से, तो रिकेट्स नामक बीमारी होती है बच्चों में, लेकिन ये किसमें होती है? बच्चों में। एक बीमारी ये विटामिन डी की कमी से। दूसरी बीमारी का नाम क्या है? ऑस्ट्रोमलेशिया। ये किसमें होती है? वयस्कों में। रिकेट्स में क्या होता है कि अक्सर देखा होगा किसी बच्चे के जो घुटने से जो उसके पैर होते हैं वो धनुषाकार हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं, वो तुम्हारी क्या कहलाती है? रिकेट्स कहलाती है, ठीक है। ऑस्ट्रोमलेशिया में क्या होगा? ऑस्ट्रोमलेशिया भी ऐसी है जो विटामिन डी की कमी से जो कैल्शियम का क्षरण होने लगता है वहाँ से हड्डियों से, तो उसमें देखा होगा कि वयस्कों के पैर भी वहाँ की तरफ फैलने लगते हैं, मतलब घुटने से मुड़ जाते हैं, तो ये भी क्या है? ऑस्ट्रोमलेशिया का। तो रिकेट्स किस में हो रहा है? बच्चों में हो रहा है, और ऑस्ट्रोमलेशिया किस में हो रहा है? वयस्कों में हो रहा है। तो विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग क्या हो जाएंगे? रिकेट्स और ऑस्ट्रोमलेशिया। अंतर क्या है? रिकेट्स बच्चों में होगा और ऑस्ट्रोमलेशिया किस में होगा? वयस्कों में, यानी एडल्ट्स में होगा। विटामिन ई। विटामिन ई का नाम क्या होगा बेटा? केमिकल नाम क्या होगा इसका? विटामिन ई का केमिकल नेम क्या होगा? टोकोफेरॉल, ठीक है। तो विटामिन ई का जो केमिकल नेम है वो क्या हो जाएगा? टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल। स्रोत पे लिखो इसमें भी, वनस्पति तेल, नट्स हो गए, नट्स, ड्राई फ्रूट्स, नट्स, ठीक है, घी, फिश ऑयल, और क्या हो जाएगा? गेहूं अंकुर तेल, व्हीट जर्म ऑयल, गेहूं अंकुर तेल, ठीक है ना, व्हीट जर्म ऑयल होता है। गेहूं अंकुर तेल, व्हीट जर्म ऑयल बोलेंगे। तो इसके स्रोत हो गए। विटामिन ई के स्रोत क्या हो जाएंगे? वनस्पति तेल, घी, मक्खन, नट्स, फिश ऑयल और गेहूं अंकुर तेल। सर्वाधिक किससे मिलेगा? क्वेश्चन पूछा जाता है कि विटामिन ई का सर्वाधिक, यानी सर्वाधिक विटामिन ई किससे प्राप्त होगा? तो व्हीट जर्म ऑयल, व्हीट जर्म ऑयल से सर्वाधिक मिलता है विटामिन ई, ठीक है। तो ये भी है। विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग क्या है? जनन शक्ति का कम होना। विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग क्या है? जनन शक्ति का कम होना, मतलब इम्पोर्टेंसी कॉज करता है, तो जनन शक्ति का कम होना। जनन शक्ति का कम होना, ठीक है।
हमारा लास्ट विटामिन है आज का विटामिन के। विटामिन के का केमिकल नेम क्या हो जाएगा? फिल्लोक्विनोन या मेनाक्विनोन, ठीक है। फिल्लोक्विनोन या मेनाक्विनोन। ये इसका नाम है, ठीक है। स्रोत क्या हो जाएगा? वही सारे स्रोत हैं इसके लिए, वनस्पति तेल, लीवर, ठीक है, और दूध, मक्खन वगैरह। वनस्पति तेल, मक्खन, घी और हरी पत्तेदार सब्जी। ये किस लिए जरूरी होता है? ये रक्त का थक्का जमने के लिए जरूरी होता है। अगर ये विटामिन नहीं होगा तो क्या होगा? रक्त का थक्का नहीं जमेगा, ठीक है। तो इसकी कमी से क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं जमता। जितने भी रोग हैं सब कमी से होने वाले रोग देखे, ठीक है। विटामिन की कमी से होने वाले रोग हैं ये सारे के सारे, ठीक है। तो रक्त का थक्का नहीं जमता है विटामिन के की कमी से। अच्छा, एक चीज और है विटामिन के हमारी बड़ी आंत में भी बनता है। विटामिन के हमारी बड़ी आंत में भी बनता है, लेकिन कैसे बनता है? किस शरीर खुद बनाता है? नहीं बनाता। जो हमारा गट फ्लोरा है, गट फ्लोरा मतलब जो हमारी बड़ी आंत में बैक्टीरिया रहता है, सहजीवी बैक्टीरिया, वो बनाता है। कौन बनाता है? जो बड़ी आंत में बैक्टीरिया रहता है वो बनाता है। तो यहाँ पे नोट करके लिखो, विटामिन के जहाँ पे लिखा है वहीं पे नोट करके लिखो। विटामिन के का निर्माण हमारी बड़ी आंत में मौजूद सहजीवी बैक्टीरिया के द्वारा होता है। हमारी बड़ी आंत में मौजूद सहजीवी बैक्टीरिया के द्वारा होता है, ठीक है। सहजीवी बैक्टीरिया के द्वारा होता है। तो ये विटामिन के बारे में जनरल इंफॉर्मेशन हो गई। अगला टॉपिक है, अगला चैप्टर बोलो तो हम लोग शुरू करते हैं सेल बायोलॉजी। हाँ, सेल बायोलॉजी, कोशिका विज्ञान, ठीक है। क्या होता है? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कोशिकांगों और उनके कार्यों का अध्ययन किया जाता है। कोशिकांगों और उनके कार्यों का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाता है? सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी कहलाता है, ठीक है। सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी कहलाता है। तो इसके अंतर्गत क्या क्या स्टडी करते हैं? कोशिकांगों और उनके कार्यों का अध्ययन।
ये किसके तहत किया जाता है बेटा? सेल बायोलॉजी के तहत। ठीक है, कोशिका, कोशिकांगों और उनके कार्यों का अध्ययन किसके तहत किया जाएगा? तो सेल बायोलॉजी के तहत किया जाता है। ठीक है, सवाल ये आता है कि सेल होती क्या है? सेल होती क्या है बेटा? जीवन की आधारभूत इकाई। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो मतलब क्या हुआ? सेल जो है जीवन की आधारभूत या मौलिक इकाई हुई। ठीक है, तो सेल के बारे में अगर बात करें तो सेल क्या होता है? सेल को ही कोशिका होता है। सेल होती क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है बेटा, तो सेल क्या होगी? जो हमारा जीवन है उसकी आधारभूत इकाई। हिंदी में लिख लो चाहोगे, कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई होती है। कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई होती है। कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई होती है। ठीक है, तो सबसे पहले कोशिका को स्टडी किसने किया था? रॉबर्ट हुक। सबसे पहले कोशिका को स्टडी किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। तो वहीं अगला पॉइंट लिखो, रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट है बेटा, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम कोशिकाओं का अध्ययन किया था। रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम कोशिकाओं का अध्ययन किया था। इन्होंने सर्वप्रथम कॉर्क सेल्स और ब्रैकेट में डेड सेल्स, कॉर्क सेल्स ब्रैकेट में डेड सेल्स का अध्ययन किया। तो यहाँ ध्यान दो, अगर मैं ये कहूँ कि रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका का अध्ययन किया तो जीवित थी या मृत थी? तो मृत थी। ठीक है, और कौन सी सेल थी? कॉर्क सेल्स। ठीक है, तो मृत सेल्स का अध्ययन किया था रॉबर्ट हुक ने, और वो कौन सी सेल थी? कॉर्क सेल्स। ठीक है, अगला पॉइंट को, सर्वप्रथम जीवित कोशिका का अध्ययन, एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया। सर्वप्रथम जीवित कोशिका का अध्ययन एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया था। इन्होंने जीवित कोशिका के तौर पर जीवाणु कोशिका का अध्ययन किया। इन्होंने जीवित कोशिका के तौर पर जीवाणु कोशिका का अध्ययन किया। इन्होंने जीवित कोशिका के तौर पर जीवाणु कोशिका का अध्ययन किया था।
सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलोसेप्टिकम सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलोसेप्टिकम नामक जीवाणु होती है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलोसेप्टिकम नामक जीवाणु होती है। इसे में लिखना, इसे PPLO ब्रैकेट में प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, इसे PPLO ब्रैकेट में प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है। नाम, ये जो है ये नाम लिखा है ना, ये साइंटिफिक नेम है, ये जीनस नेम है, ये स्पेसिफिक नेम है। तो जब भी हम साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो जीनस नेम को अलग अंडरलाइन करते हैं और स्पेसिफिक नेम को अलग अंडरलाइन करते हैं। तो दोनों नाम को आपको अंडरलाइन करना जरूरी है, ठीक है। माइकोप्लाज्मा अलग और गैलोसेप्टिकम अलग, नाम एक ही है पर ये जीनस नेम है यानी जेनरिक नेम है और ये स्पेसिफिक नेम है, ठीक है। ये बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के तहत ऐसा होता है, नियम है, ठीक है। तो इसको ऐसे ही अंडरलाइन करते हैं सेपरेटली। तो इसका एक दूसरा नाम भी PPLO भी कहते हैं इसको, और PPLO का फुल फॉर्म क्या होगा? प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अगला पॉइंट है सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होती है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होती है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होती है। अगला पॉइंट, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका ब्रैकेट में लिखो न्यूरॉन। या नर्व सेल भी बोलते हैं, न्यूरॉन या नर्व सेल होती है। न्यूरॉन और नर्व सेल होती है, ठीक है। अगला पॉइंट है केंद्रक की प्रकृति के आधार पर कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। केंद्रक की प्रकृति के आधार पर कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। डैश नंबर 1 प्रोकैरियोटिक सेल, नंबर 2
यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल और नंबर 2 यूकैरियोटिक सेल। और जरा प्रोकैरियोटिक का मतलब देखो क्या होता है, लिखिए दोनों के नाम लिखिए, ठीक है, दोनों के नाम हो गया ना। अब प्रोकैरियोटिक का मतलब देखने को मिल ठीक है, प्रो अलग अंडरलाइन कर रहा है, ठीक है, और कैरियोटिक अलग, ठीक है। प्रो का मतलब क्या होगा, प्रिमिटिव। प्रो का मतलब क्या हो गया, प्रिमिटिव मतलब अति प्राचीन, ठीक। प्रो का मतलब क्या हो गया, प्रिमिटिव मतलब क्या हो गया, प्राचीन या प्राचीन या आद्य रूपी है, ठीक है, प्राचीन। कैरियोटिक का मतलब है कैरी ऑन, और कैरी ऑन किसको बोलते हैं, न्यूक्लियस। कैरी ऑन किसको बोलेंगे, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस को हिंदी में बोलते हैं केंद्र। तो वे कोशिकाएं जिनमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस पाया जाता है क्या कहलाएंगे, प्रोकैरियोटिक सेल्स कहलाएंगे। ऐसी कोशिकाएं जिसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस पाया जाएगा उन्हें क्या कहेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल कहेंगे, ठीक है। अच्छा, प्रिमिटिव न्यूक्लियस कहने का मतलब एक चीज़ और भी है कि जो इनका न्यूक्लियस है इसमें डीएनए जो होगा वो कैसा होगा, इररेगुलर शेप में होगा, ठीक है, क्रोमेटिन की फॉर्म में होगा, धागे में सर्कुलर डीएनए होता है इनका, इस तरीके से, ठीक है, प्रॉपर्ली अरेंज नहीं होता। यहाँ पे न्यूक्लियस पूरी तरीके से अरेंज नहीं है, ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का अभाव होता है, ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव न्यूक्लियस बोलेंगे, ठीक है। तो सिंपली धागे नमक संरचना होती है जिसे सर्कुलर डीएनए बोलते हैं। बैक्टीरिया में हमेशा सर्कुलर डीएनए पाएगा, इसीलिए इसको बोलते हैं प्रिमिटिव न्यूक्लियस। और ये किसमें पाई जाएगी, बैक्टीरिया। ये सेल किसमें पाई जाएगी बेटा, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया बैक्टीरिया और एक और है आर्किया। आर्किया को प्राचीनतम बैक्टीरिया बोलते हैं। बैक्टीरिया से भी पहले जो बैक्टीरिया थे वो क्या है, आर्किया। तो आर्किया क्या है, प्राचीनतम बैक्टीरिया। अब यहीं पे पॉइंट बना के लिखो, जहां पे प्रोकैरियोटिक सेल लिखता है यहीं पे पॉइंट बना के लिखो। इन कोशिकाओं में वास्तविक न्यूक्लियस का अभाव होता है। इन कोशिकाओं में वास्तविक न्यूक्लियस का अभाव होता है। तो दोस्तों अगला पॉइंट, सभी झिल्ली वर्ग ने अगला पॉइंट इसी में प्रोकैरियोटिक सेल है ना, इसी में लिखेंगे। सभी झिल्ली वर्ग कोशिकांगों का अभाव होता है। सभी झिल्ली वर्ग कोशिकांगों का अभाव होता है। ब्रैकेट में जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, कॉमा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कॉमा गोल्गी बॉडीज, ब्रैकेट बंद। तो ये सभी इसमें नहीं पाए जाएंगे, ठीक है। लाइसोसोम भी लिखते हैं, लाइसोसोम
ये सभी इसमें नहीं पाए जाते। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, ये सारे के सारे बैक्टीरिया में नहीं पाए जाते। ठीक है, अगला पॉइंट सर। बैक्टीरिया कोशिका में राइबोसोम बैक्टीरिया कोशिका में राइबोसोम 70S प्रकार का पाया जाता है। बैक्टीरिया कोशिका में राइबोसोम 70S प्रकार का पाया जाता है। ये 70S प्रकार का पाया जाता है। लास्ट पॉइंट एक और इनकी सेल वॉल मतलब कोशिका भित्ति, इनकी सेल वॉल अपेक्षाकृत जटिल होती है। इनकी सेल वॉल अपेक्षाकृत जटिल होती है। इनकी सेल वॉल अपेक्षाकृत जटिल होती है। अपेक्षाकृत जटिल होती है। अगली कोशिका हमारी यूकैरियोटिक सेल। अगली कोशिका का नाम है यूकैरियोटिक। जरा इसको तोड़ के देखते हैं क्या मतलब निकलता है। ठीक है ना, यू को अलग तोड़ देंगे, यू और कैरियोटिक को अलग। तो यू का मतलब होता है ट्रू, और ट्रू तो मतलब होता है हिंदी में वास्तविक। कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। यानी केंद्र। ठीक है, तो ऐसी कोशिकाएं जिसमें वास्तविक केंद्र पाया जाएगा क्या कहलाएंगी? यूकैरियोटिक सेल्स कहलाएंगी। ठीक है, ऐसी कोशिकाएं जिसमें वास्तविक केंद्र पाया जाएगा क्या कहलाएंगी? यूकैरियोटिक सेल्स कहलाएंगी। तो इसीलिए ऐसी कोशिकाएं जिनमें वास्तविक न्यूक्लियस पाया जाता है, यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। इसमें अगला पॉइंट है, इन कोशिकाओं में सभी झिल्लीबद्ध कोशिकांग पाए जाते हैं। इन कोशिकाओं में सभी झिल्लीबद्ध कोशिकांग पाए जाते हैं। इन कोशिकाओं में सभी झिल्लीबद्ध कोशिकांग पाए जाते हैं। अगला पॉइंट, इन कोशिकाओं में राइबोसोम 80S, इन कोशिकाओं में राइबोसोम 80S प्रकार का पाया जाता है। इन कोशिकाओं में राइबोसोम 80S प्रकार का पाया जाता है। तो इसका अगला पॉइंट, इनकी कोशिका भित्ति प्रोकैरियोटिक, इनकी कोशिका भित्ति प्रोकैरियोटिक सेल की कोशिका भित्ति की तुलना में प्रोकैरियोटिक सेल
की कोशिका भित्ति की तुलना में सरल होती है, सरल होती है। ठीक है, अगला पॉइंट लेंगे। इनमें जनन अर्धसूत्री विभाजन, इनमें जनन अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप होता है। इनमें जनन अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप होता है। ठीक है बेटा, ये सारी बातें इसमें ये पीरियडिक सेल। अब सेल का एक बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं, सेल का होता क्या है। अगर हम यहाँ पे सेल बनाए एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में देखने का, ठीक है, ये सेल हो गया। सेल को हमने डिवाइड किया दो भाग, ठीक है। ये हम सेल के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो क्या है ये सेल के स्ट्रक्चर की बात। तो सबसे बाहर क्या होगा, सेल एनवेलप, ठीक है। सबसे बाहर क्या होगा, सेल एनवेलप, मतलब कोशिका का बाह्य आवरण, ठीक है। तो सेल एनवेलप सबसे बाहर, ठीक है। और उसके अंदर क्या होगा, प्रोटोप्लाज्म। सेल एनवेलप के अंदर क्या होगा, प्रोटोप्लाज्म। तो सेल एनवेलप में क्या क्या होगा, अगर प्लांट की कोशिका है तो सेल वॉल होगी। प्लांट या फंजाई की कोशिका है, यानी फंजाई मतलब कवक। अगर पौधों और कवक की कोशिका है तो वहां पे क्या मिलेगा, देखो हमें सेल वॉल, कोशिका भित्ति देखो, तो सेल वॉल। कोशिका कौन सी है, प्लांट या फंजाई, कवक है तो सेल वॉल मिलेगी। अगर एनिमल सेल है तो क्या मिलेगा, सेल मेम्ब्रेन मिलेगी। कोशिका झिल्ली जिसको बोलते हो, या कोशिका कला बोलते हो जिसको, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। और इसी का एक नाम दूसरा होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसी का दूसरा नाम क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। अंतर क्या है, एनिमल सेल में क्या नहीं होता बेटा, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, ठीक है। तो वहां पे डायरेक्ट जो कोशिका कला या कोशिका झिल्ली पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन किसमें बोलेंगे, एनिमल सेल में, ये बोलेंगे एनिमल सेल। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसमें बोलेंगे, प्लांट सेल। ये अंतर होता है, दोनों चीजें एक ही है, बस इनके पाए जाने के क्रम में अंतर है। सेल मेम्ब्रेन किसमें बोलेंगे हम, एनिमल सेल में, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसमें बोलेंगे, प्लांट सेल, ठीक है। तो ये हो गया प्लांट सेल। ठीक है, तो सेल एनवेलप किससे मिलकर बनेगा, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दोनों एक ही नाम, और करके दोनों एक ही चीज है। बस एनिमल में उसको सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे और प्लांट में क्या बोलेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कितना बनाना है, बन गया था ये वाला इरेज तो बन गया। हाँ, अब प्रोटोप्लाज्म की बात करते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म में यहाँ पे दो बात करते हैं, एक तो है साइटोप्लाज्म और दूसरा क्या आएगा, न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म और दूसरा क्या आएगा, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस
साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। ठीक है बेटा, अब साइटोप्लाज्म को हम दोबारा डिवाइड करेंगे यहाँ पे। ये पूरी टेबल बनेगी एक पेज का है पूरा, ठीक है, थोड़ा सा उस हिसाब से बनाया। साइटोप्लाज्म को तो दो भाग में फिर से डिवाइड किया और पहला भाग इसका क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स। ठीक है, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स मतलब जो साइटोप्लाज्म में जो ऑर्गेनेल्स पाए जा रहे हैं, यानी कोशिकांग जो पाए जा रहे हैं, ठीक है, कोशिकांगों को ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। तो साइटोप्लाज्मिक साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स, ऑर्गेनेल्स को हिंदी में कहते हैं कोशिकांग। वैसे तो पूरा नाम सेल ऑर्गेनल होता है, लेकिन इसको कोशिकांग बोलते हैं, कोशिकांग। ठीक है, और अगला पार्ट इसका हो जाएगा नॉन साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स। नॉन साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स, ऐसा नीचे ऐसा होगा, इंक्लूजन्स, नॉन साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स। बायोलॉजी में थोड़ा सा इंग्लिश का रूल ज़्यादा रहता है, ठीक है, और कोशिश ये करोगे अगर आप लोग इसको इंग्लिश के टर्म में पढ़ो तो आसान लगेगा, हिंदी के टर्म और टफ हो जाएगा। तो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स और नॉन साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स। अब जो हम साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स है इसमें क्या क्या आएगा जरा इसको देखेंगे। ठीक है, तो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स को हम यहाँ दोबारा लिखेंगे, आप लोग अपनी कॉपी में ही दो चार्ट के तौर पर बनाते हैं। तो हम लोग इसको साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स को यहाँ पे लिखेंगे। इसमें पहला हमने लिखा है माइटोकॉन्ड्रिया, पहला क्या लिख दिया माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरा क्या लिखते हैं क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट केवल प्लांट सेल में होगा। क्लोरोप्लास्ट किसमें होगा, प्लांट सेल में, एनिमल सेल में नहीं, प्लांट सेल। इसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हिंदी में बोलते हैं अंतःप्रदर्भी जालिका, इसका नाम मुझे याद रहेगा, अंतःप्रदर्भी जालिका। वैसे ये ज़्यादा सही है, ER शॉर्ट में लिखते हैं इसको, ER शॉर्ट में ER बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शॉर्ट में ER। ठीक है, अगला हमारा ऑर्गेनेल है गोल्गी बॉडीज। गोल्गी बॉडीज लिखो या गोल्गी कॉम्प्लेक्स लिखो, एक ही बात, दोनों में माने। अगला है लाइसोसोम। लाइसोसोम ठीक है, फिर इसके बाद लाइसोसोम के बाद हम अगला यहाँ पे लिखते हैं राइबोसोम। राइबोसोम, फिर इसके बाद सेंट्रोसोम, जिनका सेकेंड ही में इसमें एक लिखा, सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोम। ये मेन है, इसके अलावा और भी होते हैं, टॉक्सिसोम्स होते हैं, लोमासोम्स होते हैं, तो उनकी बात नहीं कर रहे हैं, ये मेन है, ये लिखते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लेकिन क्लोरोप्लास्ट इसमें होगा प्लांट सेल में,
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम, लाइसोसोम एनिमल सेल में पाए जाते हैं। राइबोसोम, सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल, ये भी इसमें होते हैं। सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल एनिमल सेल में होते हैं। तो ये हमारे हो गए साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स। बात करते हैं नॉन साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन। पहले ये वाला लिखो, फिर उसके बाद नॉन साइटोप्लाज्मिक। इतना हो गया, सभी ने बना लिया इतना? हो गया बेटा सबका? हाँ, अब हमारे नॉन साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन, ठीक है। अब उसके बारे में वो क्या कह रहे हैं, नॉन साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स। तो इसमें पहला टाइप हो जाएगा वैक्यूल्स, ये रिक्तिकाएं को होता है। रिक्तिका, ठीक है। अगला हो जाएगा क्रिस्टल्स, अगला हो जाएगा ऑयल ड्रॉप्स, यानी तेल की बूंदें, और अदर लिक्विड, अदर अनइडेंटिफाइड। ये सारे किसमें आ जाएंगे, नॉन साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन। ये सारे के सारे हैं नॉन साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन। ठीक है सर। तो हमारे ये साइटोप्लाज्म कंप्लीट हो गए हैं, ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब आते हैं न्यूक्लियस पे, ठीक है। तो अभी न्यूक्लियस छूट रहा है, इतना हो गया, इरेज कर दूं? अब हमारा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में दो भाग होंगे। एक तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि न्यूक्लियर की जो न्यूक्लियस की झिल्ली है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो पहला पार्ट क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसको केंद्रक कोशिका या केंद्रक झिल्ली बोल सकते हैं, केंद्रक झिल्ली या केंद्रक कला, केंद्रक कला। फिर इसके बाद दूसरा इसमें हो जाएगा न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म का मतलब केंद्रक द्रव्य। और केंद्रक द्रव्य में क्या क्या मिलेगा, क्रोमेटिन, ठीक है, क्रोमेटिन। क्रोमेटिन मिलेगा, क्रोमोसोम मिलेगा, और एक पार्ट और मिलेगा न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस। केंद्रक के अंदर भी एक केंद्रक होता है छोटा सा, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस, ये सारी चीजें मिलेंगी न्यूक्लियोप्लाज्म। क्रोमेटिन, क्रोमोसोम्स, न्यूक्लियोलस। अब पूछो कि डीएनए तो पाई नहीं, इसको डीएनए कहाँ रहेगा, तो क्रोमेटिन और क्रोमोसोम डीएनए के तो बने होते हैं। तो किसके बने होते हैं दोनों, डीएनए के बने होते हैं। ये डीएनए के बने होते हैं, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन्स। लेकिन हमने हिस्टोन इसलिए नहीं लिखा है, ठीक है। हिस्टोन जो है हमारी प्रोकैरियोटिक सेल है, उसमें नहीं पाया जाता। हिस्टोन प्रोटीन्स प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता, ठीक है, विषय याद रखना।
चाहो तो लिख दो डीएनए प्लस स्टोन प्रोटीन, लेकिन इतना याद रखना यहाँ पे स्टोन प्रोटीन प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता, स्टोन प्रोटीन डीएनए प्लस स्टोन प्रोटीन। तो ये सेल का स्ट्रक्चर होता है, इतनी बातें सेल में पढ़नी है। और ये अकेला टॉपिक जो है अगर इसको पढ़ने बैठते हैं कम से कम 15-20 दिन तक पढ़ते, इतना टाइम लेना नहीं है, उसके से एक लेक्चर में फिनिश करना है इसको। ठीक है बेटा, ये तो एक स्ट्रक्चर बेसिक आउटलाइन पता होगी ना कि सेल में क्या क्या होता है, सेल में क्या क्या होता है, एटलीस्ट इतना तो सबको पता चला ना सेल में क्या क्या होता है। सबसे पहले सेल एनवेलप, सेल एनवेलप में क्या होगा, सेल वॉल और उसके अलावा सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दूसरा पार्ट क्या होगा, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म में फर्दर डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म को फिर से डिवाइड करेंगे तो क्या क्या मिलेगा हमें, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स और नॉन साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन। साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स में कौन कौन हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल्स। नॉन साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन में क्या क्या हो जाएगा, वैक्यूल्स, ऑयल ड्रॉप्स, क्रिस्टल्स और अदर्स। फिर उसके बाद क्या था हमारा, न्यूक्लियस की बात। न्यूक्लियस में क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या हो जाएगा फिर, क्रोमेटिन, क्रोमोसोम और दोनों मिलकर किससे बनते हैं, डीएनए प्लस स्टोन प्रोटीन। इसके अलावा क्या है हमारा, न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है सेल का। जरा एक डायग्राम बनाओ सेल को समझने के लिए थोड़ा सा।
अच्छा जो भी है मतलब सही बनाओ, समस्या नहीं होगी। सेल वॉल, अगर हम प्लांट लिखेंगे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिखेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट ये राइबोसोम है। राइबोसोम, गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये अटैच्ड राइबोसोम है बेटा, ये भी राइबोसोम है। ये इससे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस से अटैच्ड है और ये फ्री साइटोप्लाज्म में है, ये भी राइबोसोम है। राइबोसोम्स, ये न्यूक्लियस है हमारा, और ये पार्ट जो है न्यूक्लियोलस है हमारा, न्यूक्लियोलस। और बीच में क्या है, धागे जैसी संरचना बनी, क्या है, क्रोमेटिन है। ये धागे जैसी संरचना ये क्या है बेटा, क्रोमेटिन है, ये क्रोमेटिन। और इसके अंदर जो द्रव भरा रहता है न्यूक्लियस के अंदर, क्या कहलाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है। तो ये क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। और ये साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर ऑफ सेल हो गया। और ये कौन सी सेल दिखाई है हमने, प्लांट सेल, क्योंकि हमने क्लोरोप्लास्ट बना दिया इसमें। तो कौन सी सेल हो गई, प्लांट सेल हो गई। अगर वैक्यूल्स दिखानी है तो वैक्यूल्स की यहाँ पे बना सकते हो। तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल, स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल। हाँ, इसका बन गया। उसके बाद अब ये एड डालना, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर, क्या क्या अंतर होगा जरा बताओ। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या क्या अंतर होंगे। बन गया बेटा, सबका बन गया। सबका बन गया। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर, ये हमारी अगली है। इसको मिटा दो बेटा, हो गया सबका, अभी नहीं बना दो।
है बेटा, जिसका शूट रहा है बना लो। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। तो एक तरफ कर लो पादप कोशिका यानी प्लांट सेल, और दूसरा देखो जंतु कोशिका यानी एनिमल सेल। और अपने पेज पे ऐसे डिवाइड करना। क्या क्या अंतर होगा? सेल वॉल का। सेल वॉल किसमें पाई जाएगी? जंतु कोशिका या पादप कोशिका में? सेल वॉल किसमें पाई जाएगी बेटा? जंतु कोशिका या पादप कोशिका में? जंतु नहीं, पादप कोशिका। चलो देखो नंबर एक करके लिखो। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल उपस्थित होती है। जो कि कोशिका को मजबूती व आकार प्रदान करती है। जंतु कोशिका में जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। नंबर 2 पॉइंट देखो, इसमें पादप कोशिका में लिखना है। पादप कोशिका में हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट। पादप कोशिका में हरित लवक लेकिन में क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होते हैं। क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होते हैं। तो जंतु कोशिका में क्लोरोप्लास्ट का अभाव होता है। जंतु कोशिका में क्लोरोप्लास्ट का अभाव होता है। पादप कोशिका में इनको बिठा दिया। पादप कोशिका में मध्य में एक बड़ी रिक्तिका मतलब वैक्यूल्स, एक बड़ी रिक्तिका पाई जाती है। पादप कोशिका में मध्य में एक बड़ी रिक्तिका ये इस तरह से रिक्तिका, और इसको इंग्लिश में लिखते हैं वैक्यूल्स। पादप कोशिका में मध्य में एक बड़ी रिक्तिका पाई जाती है। जंतु कोशिका में
छोटी छोटी रिक्तिकाएं, जंतु कोशिका में छोटी छोटी रिक्तिकाएं उपस्थित होती हैं, छोटी छोटी रिक्तिकाएं उपस्थित होती हैं। अगला बढ़े, पादप कोशिका का आकार, पादप कोशिका का आकार पादप कोशिका का आकार जंतु कोशिका की तुलना में बड़ा होता है। पादप कोशिका का आकार जंतु कोशिका की तुलना में बड़ा होता है। जंतु कोशिका में, जंतु कोशिका अपेक्षाकृत छोटी होती है। जंतु कोशिका अपेक्षाकृत छोटी होती है। जंतु कोशिका अपेक्षाकृत छोटी होती है। एक और लिखो लास्ट। पादप कोशिका में सेंट्रोसोम व सेंट्रियोल्स का अभाव होता है। पादप कोशिका में सेंट्रोसोम व सेंट्रियोल्स का अभाव होता है। जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम व सेंट्रियोल्स उपस्थित होते हैं। जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम व सेंट्रियोल्स उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अंतर। अगला निकालो कोशिका भित्तीय स्थल। जब भी हम कोशिका भित्ति की बात करेंगे तो माइंड में आपको क्या आना चाहिए? प्लांट सेल, क्योंकि कोशिका भित्ति किसमें होती है? प्लांट सेल में होती है। ठीक है, तो इसमें लिखो कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। इसका कार्य कोशिका को मजबूती प्रदान करना। इसका कार्य कोशिका को मजबूती प्रदान करना तथा आकार प्रदान करना और साथ ही साथ सुरक्षा प्रदान करना होता है। इसकी प्रकृति पारगम्य होती है, यानी सेल वॉल कैसे हुई? परमिएबल। इसकी प्रकृति पारगम्य होती है। इसकी प्रकृति पारगम्य यानी परमिएबल। मतलब इसकी प्रकृति पारगम्य ब्रैकेट परमिएबल होती है। पारगम्य का मतलब है कि अपने आर पार चीज़ों को जाने देना, सॉलिड्स को या सॉल्वेंट को जाने देना। ठीक है बेटा, अगला निकालो प्लाज्मा झिल्ली।
पहला हो गया कोशिका भित्ति, अगला देखो प्लाज्मा झिल्ली है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा झिल्ली है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका कार्य क्या होता है? देखो पहली बात तो ये भी क्या होता है, एक निश्चित आकार प्रोवाइड करती है। कोई भी अगर किसी भी चीज़ के बाहर एक बाउंड्री है, तो बाउंड्री का मतलब क्या है कि वो किसी भी एक चीज़ को क्या कर रही है, एक आकार प्रदान कर रही है और साथ ही साथ एक सुरक्षा भी प्रदान कर रही है। और दूसरा इसका इंपॉर्टेंट रोल क्या हो जाता है, ये सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, मतलब कुछ चीज़ों को अपने आर पार जाने देती है और कुछ को रोकती है। तो मीन्स इसका नेचर क्या हो जाएगा, सेलेक्टिवली परमिएबल। ठीक है, तो इसमें दो बातें। पहले बात इसमें एक थोड़ा पॉइंट बना कर, यह पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका, यह पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है, किंतु जंतु कोशिका में इसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। किंतु जंतु कोशिका में इसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। यह एक सजीव मतलब लिविंग, यह एक सजीव झिल्ली है जिसकी मोटाई, यह एक सजीव झिल्ली है जिसकी मोटाई 75 एंगस्ट्रॉम, ब्रैकेट में लिखना 20 एंगस्ट्रॉम प्लस 35 एंगस्ट्रॉम और प्लस 20 एंगस्ट्रॉम, डिग्री हो गया, ठीक है। और 20 एंगस्ट्रॉम। इसकी मोटाई हो गई है, ठीक है। प्लाज्मा झिल्ली की मोटाई कितनी होती है, 75 एंगस्ट्रॉम, ठीक। 25 एंगस्ट्रॉम कितना है, ये प्रोटीन की लेयर, प्रोटीन लेयर होती है। और 35 एंगस्ट्रॉम में क्या है, लिपिड लेयर, लिपिड लेयर। और 20 एंगस्ट्रॉम में बचे हुए क्या है, ये भी प्रोटीन लेयर। कितना लिखो, ठीक है। तो प्लाज्मा झिल्ली की मोटाई कितनी है, 75 एंगस्ट्रॉम है। तो 75 को हमने बांट दिया 20, 35, 20। जो 20 एंगस्ट्रॉम की मोटाई है कितनी है, प्रोटीन लिपिड लेयर की है। 35 एंगस्ट्रॉम की मोटाई लिपिड लेयर की है और बचा 20 एंगस्ट्रॉम, ये भी प्रोटीन लेयर की मोटाई है, ठीक है। लिपिड बाई लेयर का हो गया बेटा। अगला पॉइंट इसमें प्लाज्मा झिल्ली के संबंध में, प्लाज्मा झिल्ली के संबंध में सिंगर एवं निकोलसन ने, प्लाज्मा झिल्ली के संबंध में सिंगर एवं निकोलसन ने, सिंगर एवं निकोलसन ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था।
फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। प्लाज्मा झिल्ली के संबंध में सिंगर एवं निकोलसन ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया। इसके कार्य लिखो बेटा, कार्य कैसे होता है? यह कोशिका को निश्चित आकार, यह कोशिका को निश्चित आकार और सुरक्षा प्रदान करती है। यह कोशिका को निश्चित आकार और सुरक्षा प्रदान करती है। यह कोशिका को निश्चित आकार और सुरक्षा प्रदान करती है। नंबर 2, यह चयनात्मक परिवहन द्वारा, यह चयनात्मक परिवहन मतलब सेलेक्टिवली परमेबल, ठीक है, चयनात्मक परिवहन द्वारा पदार्थों का परिवहन करती है। यह चयनात्मक परिवहन द्वारा पदार्थों का परिवहन, परिवहन मतलब ट्रांसपोर्ट, परिवहन करती है। ये तो प्लाज्मा झिल्ली के बारे में हो गया। अगला जो इसमें कोशिका, हेडिंग डाल लो सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स सेल ऑर्गेनेल्स और हिंदी में इसको बोलते हैं बेटा कोशिका। ठीक है, तो कोशिकांग होते क्या है बेसिकली? कोशिकांग को कैसे डिफाइन करोगे? बॉडी में हमारी क्या है? अगर हम बॉडी की बात करें तो एक हमारी बॉडी किससे मिलकर बनी है? अंगों से मिलकर बनी है। तो अंग क्या है? एक तरीके की कंपार्टमेंट है। कंपार्टमेंट मतलब चैम्बर्स है। तो बॉडी किससे मिलकर बनी है? अंगों से मिलकर बनी है। तो अंग क्या काम कर रहे हैं? एक तरीके की कंपार्टमेंट, मतलब कि क्या है वो? चैम्बर्स है। ऐसे ही कोशिका क्या है? ये भी क्या है? कोशिका के अंदर कंपार्टमेंट है। तो ये कुछ नहीं होता, क्या है ये? तो कंपार्टमेंट्स इन द सेल, ये क्या है? कंपार्टमेंट्स इन द सेल। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा कि कोशिकांग क्या होते हैं तो हम एक लाइन में बोलोगे कि दीज आर द कंपार्टमेंट्स इन द सेल, यानी कि हमारी कोशिका के मध्य जो चैम्बर्स होते हैं उनको क्या बोलेंगे? कोशिकांग बोलेंगे। ठीक है, तो कंपार्टमेंट्स इन द सेल आर नोन एज सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, तो इसमें जो पहला ऑर्गेनेल है वो क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो पहला सेल ऑर्गेनेल है वो हमारा है माइटोकॉन्ड्रिया। ये एक झिल्ली युक्त होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है, मतलब सिंगल मेम्ब्रेन होता है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, डबल मेम्ब्रेन। इसमें दोहरी झिल्ली पाई जाती है। इसको क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। अच्छा, होता क्या है? इसको सबसे पहले कॉलिकर ने देखा था इंसेक्ट मसल्स में। सबसे पहले इसको किसने देखा था? कॉलिकर ने। कॉलिकर ने कहाँ देखा इसको? जो कीट हैं उनकी पेशियों में देखा था, यानी इंसेक्ट मसल में इसको कॉलिकर ने देखा। तो इसमें लिख लो पॉइंट बना के। कॉलिकर ने कीटों की इंसेक्ट्स, कॉलिकर ने कीटों की पेशियों में माइटोकॉन्ड्रिया का सर्वप्रथम अध्ययन किया था। कीटों की पेशियों में
माइटोकॉन्ड्रिया का सर्वप्रथम अध्ययन किया था। ठीक है बेटा, जरा इसको यहाँ पे माइटो का मतलब कहता है माइटोस, और कॉन्ड्रियन का मतलब है ग्रेन्यूल्स, और माइटोस के फिलामेंट्स, माइटोस को फिलामेंट्स में बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो माइटोस को क्या बोलते हैं? फिलामेंट्स। और ग्रेन्यूल्स को क्या बोलते हैं? कण। हिंदी में क्या बोलेंगे ग्रेन्यूल्स को? कण। अब जब इसको डेफिनेशन बना लो क्या हो जाएगी? जीव द्रव्य में पाए जाने वाले तंतु युक्त कण क्या कहलाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया कहलाते हैं। जीव द्रव्य में पाए जाने वाले तंतुमय या तंतु युक्त की बात, तंतुमय कण, तंतुमय या फिलामेंटस ग्रेन्यूल्स, जीव द्रव्य में पाए जाने वाले तंतुमय कण माइटोकॉन्ड्रिया कहलाते हैं। तंतुमय कण माइटोकॉन्ड्रिया कहलाते हैं। अगला पॉइंट, ये दोहरी झिल्ली युक्त, ये दोहरी झिल्ली युक्त संरचनाएं होती हैं। ये दोहरी झिल्ली युक्त संरचनाएं होती हैं। अगला पॉइंट, इन्हें कोशिकाओं का पावर हाउस भी कहा जाता है। इन्हें कोशिकाओं का पावर हाउस भी कहा जाता है। इन्हें पावर हाउस ऑफ द सेल, इन्हें कोशिकाओं का पावर हाउस भी कहा जाता है। पावर हाउस भी कहा जाता है। ठीक, तेरे रहे तो बहुत गया है, कल भी गया। चलो बस थोड़ी देर हो, 5-10 मिनट, 5 मिनट और लेते हैं, 5 मिनट और रुको फिर फ्री कर। ठीक है, शॉर्ट है 5 मिनट। चलो शक्ति, माइटोकॉन्ड्रिया तो फिनिश कर दो कम से कम, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लो, फिर उसके बाद क्या लिखा बेटा? इन्हें कोशिकाओं का पावर हाउस भी कहा जाता है। ठीक है, इनके द्वारा कोशिकीय श्वसन का कार्य संपन्न होता है। इनके द्वारा कोशिकीय श्वसन का कार्य संपन्न होता है। एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं, फिर इसको समझोगे क्या होता है। ठीक है, एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। बातें मत करो।
देखो बेटा एक मिनट इसको ध्यान देके समझ लो पहले। माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, यानी दोहरी झिल्ली होती है इसमें। तो इसकी जो बाह्य झिल्ली उसको क्या बोलेंगे, आउटर मेम्ब्रेन, या पूरा नाम क्या लिखोगे, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। उसकी जो इनर मेम्ब्रेन है उसको क्या बोलेंगे, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। और दोनों झिल्लियों में जो स्पेस होता है मध्य में उसको क्या बोलेंगे, माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, दोनों झिल्लियों के मध्य जो स्पेस है। अच्छा, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो है फोल्डिंग बनाती है, इनवर्ट फोल्डिंग, अंदर की तरफ क्या बनाती है, फोल्डिंग बनाती है, इनकी वाला लिखता है मेम्ब्रेन फोल्डिंग। इनको क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, उंगली नुमा संरचना बनाती है, ठीक है। तो इनको क्या बोलेंगे, क्रिस्टी। और इन्हीं क्रिस्टी पे दाने नुमा संरचना होती है, जिसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीसोम। ये बात, ठीक है, स्टॉप डंठल युक्त संरचना है, ठीक है। इनको क्या बोलेंगे, ऑक्सीसोम, ठीक है बेटा। और इसी जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, जो इनर मेम्ब्रेन के मध्य जो फ्लूइड भरा होगा उसको बोलेंगे बेटा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। और इसी मैट्रिक्स में क्या होगा, जो राइबोसोम भरे होंगे, हमने येलो कलर के दाने दिखाए, ये क्या है, राइबोसोम्स। तो राइबोसोम इसमें कैसे होते हैं, 70S टाइप के होते हैं। और 70S कहाँ मिले थे देखने को, बैक्टीरिया में मिले थे। तो ये कह सकते हो कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो ओरिजिन है वो कैसा है, बैक्टीरियल इन ओरिजिन, यानी बैक्टीरियल से इनका ओरिजिन हुआ है। इसको ये रिप्रेजेंट करता है इसका राइबोसोम, क्योंकि दोनों के राइबोसोम में समानता है। इसमें भी राइबोसोम कैसा है, इसका 70S टाइप का है, और बैक्टीरिया का राइबोसोम कैसा है, 70S टाइप का है। दूसरा क्या है, ये डीएनए बनाया हमने, मैट्रिक्स में पाया जाएगा डीएनए, ठीक है। तो ये है डीएनए, इसका तो सर्कुलर फॉर्म है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर इसका बना है, और इसको